चुनावों के दौरान मोदी सरकार पर संविधान बदलने का नैरेटिव सेट कर रही थी, जिस कांग्रेस ने चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया, क्या वही कांग्रेस तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के लिए संविधान को बदल रही है? कर्नाटक में ठेकेदारी में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस संविधान बदल रही है। Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी और कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। उल्टा बीजेपी पर आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ा यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान के साथ में खिलवाड़ कर धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, तो दूसरी तरफ तमाम मौलाना मुगल आक्रांताओं के नाम पर सीधे सीधे धमकी देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के सचिव कौसर हयात कह रहे हैं कि जब मोदी योगी की सरकार चली जाएगी तब इन बरसाती मेंढकों का क्या होगा। मोदी और योगी की हुकूमत आने के बाद बिलों में से ऐसे निकले हैं जैसे क्या नाम बरसाती मेंढक निकलते हैं। बरसाती मेंढक की तरह ये लोग निकल रहे हैं और रोज़ाना एक नया नफरत फैला रहे हैं। जिस दिन मोदी और योगी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ये लोग इनका दूर दूर तक भी कहीं पता नहीं चलेगा और इस तरह कभी कोई ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बरसाती मेंढक हैं और मोदी और योगी और हुकूमत के इशारे पर ये हर सब कुछ कर रहे हैं। जो बात कौसर हयात कह रहे हैं, ये ही बयान 2022 यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले ओवैसी ने दिया था। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो।
इस बीच योगी सरकार के आज 8 साल पूरे हुए हैं। योगी सरकार ने न केवल सनातन की अलग जगाई बल्कि जाति कार्ड और मुस्लिम तुष्टीकरण वालों को इन 8 सालों में करारा जवाब भी दिया। क्या मोदी योगी के सनातनी एकता से विपक्ष घबराया है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव खेल रहा है विपक्ष? सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोट बैंक के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने से संविधान खतरे में नहीं पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो मुस्लिम रिजर्वेशन पर डीके शिव कुमार के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। ये असली चेहरे सामने आ गई। तो देखिए, ये तो आपने देख लिया कि किस तरह की बयानबाजी की गई। अब जो मेहमान है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता SN सिंह जी, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता है हमारे साथ में, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, अभी तक तो कहा जा रहा था कि संविधान बदलने की बात बीजेपी करती है, बीजेपी करती है, बीजेपी करती है। बीजेपी कह रही है और घेराव भी कर रही है कि भाई ये तो संविधान बदलने की बात करने लगे डीके शिव कुमार जी, और वो भी किस लिए? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। मुद्दा समझ पाए आप? सवाल फिर से दोहराऊं? चलिए वरुण जी, मैं दोबारा से जुड़ जाता हूं आपसे और दोबारा से मैं बात करूंगा। पी श्रीवास्तव जी, यही मैं सवाल आपसे कर लेता हूं, क्योंकि ये कहा गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। अभी तक बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया जाता था कि उनकी मंशा है संविधान बदलेंगे, लेकिन अब यही डीके शिव कुमार बात करते हैं तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। ये हो क्या रहा है? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुष्टीकरण कोई करेगा तो कम प्रतिशत वालों का क्यों करेगा? हाँ। अगर आपको सत्ता में आना है तो आप ज्यादा वाले लोगों का तुष्टीकरण करेंगे ना, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो भी केवल तुष्टीकरण कर रही है, संतुष्टीकरण नहीं कर रही है। और आप मुझे ये बताइए कि देश का संविधान जो है वो जाति और वर्ग के आधार पर देता है ना, तो हमें एक बात बताइए, ये कहां से एक डिस्कशन एक नया आ रहा है कि धर्म के आधार पर? हाँ, मुस्लिम धर्म में भी पिछड़े और दलित हैं, वो उसमें लिस्टों में शामिल किए गए हैं और उससे पहले भी होते रहे हैं। अब तो इन्होंने संशोधन करके प्रदेश सरकारों के हाथ में ये ताकत दे दी है कि वो अपने यहाँ किसको ओबीसी में रखेंगे ये वो निर्धारित कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपने ही ताकत दी है तो अलग अलग राज्य अपनी अपनी तरीके से उन धर्म जाति के धर्म विशेष के अंदर जाकर जातियां तय कर रहे हैं कि कौन ओबीसी में किसकी कौन सी जाति आएगी। तो ये तो आप ही का दिया हुआ है ना। अच्छा। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं कि Y2 श्रेणी का जो आरक्षण है वो संवैधानिक नहीं है क्या? तो फिर मिलता कैसे रहा है लगातार? हाँ, एक बात जरूर है हिमांशु भाई कि जो शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोग हैं जिनके लिए आरक्षण की ये व्यवस्था की गई है, आप मुझे ये बता दीजिए कि SN सिंह साहब से पूछिएगा कि ये EWS का जो आरक्षण है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? अच्छा, कहां से पुष्टि की गई है? और विभिन्न जगहों पर अलग अलग, जबकि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन विभिन्न राज्यों में आप उठा करके देख लें, जब ये 10% का आप आरक्षण EWS का जोड़ देते हैं तो हर राज्य में ही 60-65% का आरक्षण हो जा रहा है। तो ये किस तरीके से संवैधानिक है, हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो संविधान बदलने की बात है वो तो सिर्फ इसलिए कि अपना पाला बदलना चाहते हैं, अपने पर से धूल हटाना चाहते हैं। भाई आपके सांसद कहते रहे हैं कि हमें इतनी ताकत दे दो 400 की हम संविधान बदल लेंगे। नहीं, मेरा सवाल तो आपसे यही था ना कपिल जी, विपक्ष में कर रहा तो बताइए। कपिल जी, मेरा सवाल तो आपसे यही था ना कि जैसे आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ये कहा कि धर्म के आधार पर क्या होता है, जाति वर्ग के आधार पर ये सारी चीज व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन अगर आवाज आप तक आ रही है वरुण जी आवाज आ रही है आपको स्पष्ट? आ रही है। तो वरुण जी एक बात बताइए, जब ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे,
और ये मुद्दा बीजेपी उठाती है, सदन में जोरदार हंगामा करती है, तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए हिमांशु जी, बीजेपी किस बात पे हंगामा कर रही है वही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जब ऑनगोइंग संसद है, सबसे बड़ा इश्यू था इस समय जुडिशियल रिफॉर्म्स का। तो एक जज के यहाँ पे पैसे मिले हैं तो इमीडिएटली बिजनेस को आपको स्थगित करके अर्जेंटली इसको संसद में चर्चा की जानी चाहिए थी। तो देश की जनता का सबसे बड़ा विश्वास जुडिशरी में, जुडिशरी में ही अगर विश्वास उठ जाएगा तो उसके ऊपर उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं उनको उस पर चर्चा की जानी थी। कर्नाटक की विधानसभा ने अगर कोई पास कर दिया तो मान लीजिए गैर संवैधानिक है तो वो कोर्ट में चला जाएगा, कोई आदमी तो रुक जाएगा या जब तक संविधान अमेंडमेंट उस पर तो मंशा ही नहीं है। चलिए, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो जारी किया, अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब डीके शिव कुमार जी के ये वक्तव्य होते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे, तब बीजेपी ये पूछती है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, धर्म के आधार पर ये सारी बातें जब बीजेपी से सवाल होता है तो कांग्रेस से क्यों ना हो? ये सवाल है मेरा। बिल्कुल, सवाल सबसे होने चाहिए, सवाल करना भी आपकी जिम्मेदारी, नहीं करोगे तो वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे आप। देखिए, संविधान में अमेंडमेंट करने का प्रोविजन हमारे संविधान निर्माताओं ने डाला कि समय काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि हमारी भारतीय समाज जो है बड़ा प्रोग्रेसिव, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है, इसलिए 100 से ज्यादा 106 अमेंडमेंट हुए। जैसे जैसे समय काल परिस्थिति आती है अमेंडमेंट होते चले जाएंगे। जैसे ओबीसी आरक्षण पहले नहीं था शुरुआत, फिर ओबीसी आरक्षण भी आया, उसमें भी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया। तो जब आपके देश के अंदर आपने आर्थिक व्यवस्थाएं बदल दी हैं, जो आपकी इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो सोशलिज्म पे था, भारतीय समाज। वरुण जी, बहुत कट टू कट सवाल पूछता हूं, क्लियर। अच्छा ये बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही है या गलत है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। धर्म के आधार पर गलत सही आप इस समय चर्चा इसलिए नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर जो आरक्षण देने की बात है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में देने की, 1 करोड़ से 2 करोड़ जो छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में या स्थानीय निकाय के देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख के, उसमें दी जाने की व्यवस्था करने की प्रयास किया गया है। अब वो क्यों किया गया, मैं आपकी बात पर भी जवाब। देखिए, आप बेबाकी के साथ बोलते हैं तो ये स्पष्ट बता दीजिए कि धर्म के आधार पर अगर कोई कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण, तो वो सही है या गलत है? बस सिंपल मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, मैं आपका जवाब पूरा दूंगा, जो आप चाह रहे हो वो भी दूंगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि देश के अंदर निजीकरण की नीति आ गई, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, तो नौकरियां तो समाप्त हो गई, तो आरक्षण तो निजीकरण से स्वतः ही समाप्त हो गया। अब वो आपके समाज के पिछड़े वर्ग या जो युवा, जो जिनको कोई धंधा नहीं मिल पा रहा है, चाय पकौड़े के ठेले तो लगाएंगे नहीं, थाली कटोरे खाली बजाएंगे नहीं, तो उनको आप प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट इलाकों में आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो आप धर्म की बात करो, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज के जो संविधान की व्यवस्था है वो धर्म के आधार पे नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए संविधान में बदलाव की बात, अमेंडमेंट, बदलाव की बात नहीं, अमेंडमेंट। मैंने आपको शुरुआत में कहा अमेंडमेंट का प्रोसेस इसलिए डाला गया था संविधान में। अब किसान भी ले लिया है, किसान शहीद हुए वापस ले लिए, तो ये तो सरकारों के ऊपर को सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें ताकि बीजेपी भी समझ पाए कि कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि ये बात खड़गे जी ने कहा कि कौन बदलाव की बात कर रहा है, कोई बदलाव की बात नहीं कर रहा है। तो सुन लिया एसएन सिंह से जवाब आपने, मिले आपको जवाब आपके सवालों के? हिमांशु जी देखिए, हिमांशु जी जवाब दो। हिमांशु जी, आप देखिए, अभी 2 लोगों से आपने राय लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से हम संविधान में परिवर्तन लाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर कहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा संपूर्ण भारत पूछ रहा है कि बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था होगी, तो आप किस तरह से धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? क्या बाबा साहब के संविधान को आप बदलना चाहते हैं? और बाबा साहब के संविधान जब बन रहा था उस समय भी बाबा साहब ने कहा कि धर्म पे आधारित एक देश मिल चुका है, अब धर्म पे आधारित कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, धर्म पे आधारित कोई आरक्षण नहीं होगा, धर्म पे आधारित कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन बार बार कांग्रेस ये कुकृत्य करने का कार्य करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये किस्सा कुर्सी का है। जब कुर्सी किसी भी तरीके से नहीं मिल रही है, जब जनता उनको नहीं मान रही है कि वो कुर्सी के लायक हैं, तो वो चाह रहे हैं जिस तरह से देश का बंटवारा करके दादा परदादा को कुर्सी मिल गया, उसी तरह से संविधान को बांट के, संविधान को तोड़ मरोड़ के, संविधान में परिवर्तन करके देश को में बंटवारा ले आकर और कुर्सी पा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने, संपूर्ण भारत के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश काल परिस्थिति, अरे देश काल परिस्थिति आपके समय थी। बाबा साहब के संविधान में कभी वक्फ बोर्ड नहीं था। वक्फ बोर्ड कौन बनाया? 1954 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लगाया? ये पहली बार नहीं हिमांशु जी, बार बार एक ऐसी पार्टी जो
सीधे सीधे कहे ना कि हम एक धर्म के लिए कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे राज्यों में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना बताइए जो एक धर्म के लिए हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मानकों को हम सबके लिए पूरा करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम आवास बनाएंगे तो मुस्लिम इलाके में बनाएंगे, हम हॉस्टल बनाएंगे। अच्छा, मतलब ठीक है एसएन सिंह साहब, आपकी बात हुई, तुरंत मैं थोड़ी देर रुकिएगा। अच्छा तो ये माना जाएगा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, देखिए शॉर्ट में बात रखिए, शॉर्ट में बात रखिए अमितोष जी और अजहरी साहब, थोड़ा सा और रुकिएगा, बस थोड़ा सा और रुकिएगा। सवाल, मेरी बात सुनिए। वरुण पुरोहित जी बहुत स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुस्लिम 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 यही आप करते हैं और कुछ नहीं करते, उन्हीं को खुश करने के लिए सारे प्रयास बस। हिमांशु जी, मैंने कई बार कहा कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते थे। और आपको भी याद होगा 10 साल मोदी काल, जैसे मुगल काल करते हैं, मोदी काल के पहले कभी भी ये मुस्लिम शब्द या हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था पत्रकारिता में। अल्पसंख्यक वर्ग या सामान्य वर्ग ऐसे लिखा। आप देखिए ना, उजाला सबके लिए, सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए। एसएन सिंह साहब, एक मिनट, एसएन सिंह साहब मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, वक्फ बोर्ड आप, एसएन सिंह साहब मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, डिबेट बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। हाँ बताइए वरुण जी, सिर्फ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल क्यों? ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब देश में निजीकरण की व्यवस्था हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था हो गई, जिस संविधान का निर्माण हुआ था समाजवादी व्यवस्था के लिए, भारतीय समाजवादी व्यवस्था, ये लोग तो समझेंगे नहीं, चीन पे ले जाएंगे, सोवियत नहीं। तो आप लोग मुस्लिम नहीं करते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए 10% वोट लेने के लिए कोई पार्टी, बाहुली पार्टी है लोकल आपने कहा, अच्छा क्योंकि आप ही वरुण जी कह रहे थे, सुनिए वरुण जी, आप ही कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ये बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन ये भी कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आए कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का जब बजट आया तो कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिमों के लिए 4% कोटा, जिस पर चर्चा हो रही है, अल्पसंख्यक विकास के लिए 1000 करोड़, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़, इमामों के लिए 6000 मासिक मानदेय, चलिए ठीक है, वक्फ संपत्ति संरक्षण के लिए 150 करोड़, मुस्लिम विवाह के लिए 50,000 रुपए की मदद, मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख, मुस्लिम बाहुल इलाकों में नए ITI कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेश छात्रवृत्ति में वृद्धि, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार। अब यहां पर यह हो सकता था कि मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि की जगह छात्रों के लिए मुस्लिम बाहुल इलाकों में ITI कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। यह कहा जा सकता था कि जहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वहां पर हम करते हैं, तो वहां सिर्फ मुस्लिम क्यों? अब दो बातें, एक तो आपने कहा मुस्लिम वर्ड का यूज क्यों किया, दूसरे आपने जो योजनाएं गिनाई वो टोटल बजट का कितना हिस्सा हुआ, पहले तो हम उस पर विचार करें कितना हिस्सा हुआ, और बाकी बजट जो नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम वर्ड में तो यूज करते हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी योजनाएं हैं, उस बजट का हिस्सा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात, मुस्लिम किया है ना, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं आया कि हिंदू छात्रों के लिए, हिंदू स्कूलों के, वो यही तो बात है सर, यही तो बात है, और यही आरोप बीजेपी लगा रही है। नहीं, बीजेपी लगा रही है, उसको ज्यादा यूज ऑफ वर्ड मुस्लिम, उसको रेफरेन करना चाहिए, उसको वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, मुस्लिम वर्ड को। मैंने वर्ड की बात करी ना 10 साल पहले की, आज अगर कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, तीसरी पार्टी XYZ कर रही है, तो मुस्लिम वर्ड का उपयोग ना करके आप उसको माइनॉरिटी या इकोनॉमिक। चलिए ठीक है सर, जल्दी से और रिएक्शन ले लेता हूं। अजहरी साहब थोड़ा वक्त लग गया, माफ कीजिएगा, और अमितोष भाई आ रहा हूं, थोड़ा सा और रुकिएगा। अजहरी साहब, आपको लगता है क्या कि धर्म के आधार पर होना चाहिए आरक्षण? दरअसल मैं कांग्रेस से प्रवक्ता महोदय हमारे वरुण भाई बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में मनमोहन सरकार ने सच्चर कमेटी और 2009 में रंगानाथ मिश्रा आयोग की जो सिफारिशें आई थी, क्या उनको लागू किया था आपकी सरकार ने? क्या उन सिफारिशों पर ध्यान दिया था आपकी सरकार ने? मतलब मुसलमानों को ला करके आपकी सरकारों ने, 2 बार की सरकारों ने, मतलब चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया था कि मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमानों की पोजीशन क्या है, पहले तो किसी को नहीं मालूम थी। लेकिन जब आपने सच्चर कमेटी बनाई, जब आपने रंगानाथ मिश्रा आयोग का गठन किया, तो उसने आकर के मुसलमानों की हालात को उजागर कर दिया। अपने हालात की कुछ भी ना खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान हैं हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं आपसे, जब आपने उस वक्त में मुसलमानों के लिए खुल करके कहा सच्चर कमेटी ने कि मुसलमानों के एरिया में जहां मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर स्कूल कॉलेज की जरूरत है, वहां आरक्षण की जरूरत है, तब आपने सिफारिशें लागू नहीं की। अब आप कहीं नहीं है, सत्ता में नहीं है, अब आप देश की सत्ता से बाहर हैं, तब आप अगर इस तरह की बातें, और ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी
दरगाहों के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर देश को खुदवाना चाहती है, तब इस तरह के बयानबाजियों का क्या मतलब है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मेरा बहुत ही साफ गोई के साथ आपसे ये सवाल है। 30 सेकंड ले लीजिए जल्दी से। हाँ। अजहरी साहब ने जो प्रश्न उठाया, कई प्रश्न सबके दिमाग में आते हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश में एक अलग सा नोशन चल रहा है पूरे देश के अंदर कि वो कमीशन बन गया है, कोई सिफारिशें आ गई तो उसको लागू करना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं होता। दूसरा, आप जो कह रहे हो सत्तर कमेटी, रघुनाथ मिश्र जी की जो कमेटी बनी वो भी कांग्रेस ने बनाई, ये तो किसने एवेल्युएट करने की कोशिश की भाई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो आपसे सवाल है फिरोज जी, आप भाग रहे हो इससे। मतलब ऐसे दौर में जब भाजपा मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है, तुष्टीकरण की, हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ऐसे दौर में इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? ऐसे दौर में जब भाजपा चाहती नहीं है कि मुसलमान कहीं दिखे, भाजपा हर हाल में मुसलमानों को मिटाने सारी प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। सिंह साहब रुकिए, आजारी जी की बात का, अरे सिंह साहब रुकिए, अमितोष जी नाराज हो जाएंगे। अमितोष भाई आप बताइए। 10 सेकंड आजारी साहब के बात का जवाब देना चाहता हूँ। आजारी साहब को चुनौती देता हूँ, आजारी साहब को चुनौती देता हूँ, मोदी साहब की कोई भी योजना बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। ईदी योजना मुसलमानों के खिलाफ है, साहब योजना मुसलमानों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ, ये देश का कानून इजाजत देता ही नहीं। भारत सरकार की कोई योजना बनाने का कोई भी तरीका होता तो आप बना लेते हैं। केंद्र में सरकार आती है, एक ही खुलेबंदी योजना। चलिए ठीक है, नो फाइटिंग नहीं, अच्छे से बात करेंगे। बताइए अमितोष जी, ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है कर्नाटक में, क्या हो रहा है संसद में, और क्या हो रहा है यहाँ पर इस चर्चा में? आप अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बस ठीक है सिंह साहब, एक मिनट डाउन कीजिए प्लीज, डाउन कीजिए अमितोष जी, डाउन कीजिए दोनों को डाउन। हाँ अमितोष जी हिमांशु, क्या दिक्कत है? इफ्तियार पार्टी करते करते भारत के संविधान की खाली प्रतिलिपियां बांटने लग गई, ये कांग्रेस सरकार हो चुकी है आज। और मैं इसको बड़ी चुनौती से और विनम्रता से रखता हूं। अभी संपा के प्रवक्ता ने कहा था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, तो वो थोड़ी सी स्टडी कम करके आए। जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सिविल रेट नंबर 55 2019, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में 3/2 के वर्डिक्ट से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% कोटा को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड हो चुकी है। अब आते हैं 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कोटा पे। इससे पहले आपने पूरा बजट तो गिना दिया, मैं 2 और उसमें चीज ऐड कर देता हूं। ट्रांसफर 2 एकड़ ऑफ लैंड टू मुस्लिम वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये कर्नाटक सरकार ने करा। कर्नाटक सरकार ने 2023 के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गाय के लिए स्लॉटर को सही माना। और कर्नाटक सरकार ने लगातार तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट के लिए एक और चीज कर दी, वो आ गई 4% रिजर्वेशन। अब इसके इकोनॉमिक सेक्शंस में देख लेते हैं। आर्टिकल 15 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लास की बात करते हैं, रिलीजन की बात नहीं करते। और इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार, और अभी 2024 में भी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर में मुस्लिम रिजर्वेशन को खारिज करा, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कपिल सिब्बल हर बार की तरह हिंदू विरोधी केसेस में खड़े होते दिखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट रिजर्वेशन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट मेंटेनेबल। अब देखिए क्या हो रहा है कलकत्ता के अंदर, इसमें कर्नाटक में वोकलिक और लिंगियात के रिजर्वेशन को काट दिया गया। मतलब देयर इज अ रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। 3 कैटेगरी है। 2A के अंदर में 103 कास्ट से जो रिजर्वेशन ले रही है, जिसमें से 19 मुस्लिम ग्रुप है, उनको 15% रिजर्वेशन मिल रहा है। कैटेगरी 1 के अंदर में 94 कास्ट से जो रिजर्वेशन ले रही है, 17 मुस्लिम है, उनको 4% रिजर्वेशन वहां मिल रहा है। मतलब कैटेगरी 1 में रिजर्वेशन ले रहे हैं, 2A के अंदर रिजर्वेशन ले रहे हैं, और 2B कैटेगरी ला दी जिसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ही मिलेगा। अच्छा। एक केस आया था आरसी पोडियाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पेज 378 में उसमें लिखा था, वी आर कॉन्शियस दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन वुड बी ऑब्नॉक्शियस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत के संविधान में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर डिबेट छिड़ी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने उसका अपोज करा, सरदार पटेल ने उसका अपोज करा, और नसरुद्दीन अहमद ने अपोज करा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसी धार पे कह रहा है देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और अगर आप देते हो तो आर्टिकल 15, 16 सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के विरुद्ध है। मुझे लगता है साफ तौर से मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। इफ्तियार पार्टी में व्यस्त, संविधान की खाली प्रतिलिपियां और बदलने की बात करने वाले लोग आज इतने मुस्लिम के वरुण जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं मैं। संविधान कहता है हाँ, फिर समाजवादी पार्टी। अच्छी बात है, नए लोग आ रहे हैं, पढ़ लिख करके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात।
मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं पुराना ही हूँ वरुण जी, और आपके साथ पहले भी बैठ चुका हूँ, आप डिबेट करिए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, आप अच्छी डिबेट करते हो, यंग हो, मेरे से बहुत पुराने नहीं हो, मेरी उम्र पे मत जाओ आप, आपकी उम्र अभी छोटी है। आप डिबेट की बात करिए, टाइम सबके पास नहीं है। आपको प्रेस कर रहा हूँ, टीवी पर कोई करता नहीं है। उम्र पे मत जाइए, आप फैक्ट्स में बोलिए यार। अरे नहीं, सब यंग है, सब यंग है। हाँ बताइए बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ प्लीज प्लीज। कह रहा हूँ, इन्होंने जो उदाहरण दिए वो भी सरदार पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, इनके खुद का मैंने आपने कई बार कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुमान सिंह सकटे, उनके पास लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं, कोई उदाहरण नहीं। आदेश का बताइए। अरे आप अपने नेताओं के नाम लेते ना, उनका उदाहरण देते, वो नहीं दे सकते। दूसरी बात, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान अपीसमेंट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बता दीजिए आप, इंदिरा साहनी केस को बता दीजिए, आरसी पौडियाल केस बता दीजिए। मैं आपको प्रेज कर रहा था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी खारिज किया 5% मुस्लिम अपील वाली बात, उस पर क्लियर कर रहे हैं, उस पर क्लियर कर रहे हैं वरुण जी। हाँ ये भी सीखो, अच्छी बात है, सीखना। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात कर रहे हैं, 10-11 साल से मोदी सेंट्रिक सरकार है ना, उसने क्या किया हिंदुओं के लिए? इनसे ये पूछ लो, हिंदुओं का क्या करा? इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड हुआ हिंदू हुआ, नोटबंदी करने से सब तरह से बिजनेस गया, हिंदुओं का बेरोजगार हो, हिंदुओं के बच्चे। अगर इनमें हिंदू चैंपियन बनने की इतनी इच्छा थी तो हिंदुओं के लिए कुछ कर दिखाते, कुछ कर नहीं दिखाए। और आप सबसे बड़ी बात अभी शुरुआत में जो गिरिराज प्रसाद सिंह जी का दिखा रहे थे, आप कह रहे थे राहुल गांधी का आपके चल रहा है पूरे देश को इस्लामीकरण करते, वो तो पूरे देश को नॉन वेज करने की तैयारी में, मीट एम्बेसडर, मीट के लिए कितनी उन्होंने टीवी के ऊपर आकर। तो कपिल जी क्या लग रहा है आपको बातों से, क्या वाकई ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात यहां पर की जा रही है? क्योंकि देखिए अजहरी साहब कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, अब वो कह रहे हैं कि यहां पर ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं की जा रही है। हिमांशु जी, सबसे पहले पकड़ा दिए कि अगर कोई वीकर सेक्शन के अंदर किसी भी धर्म और जाति के अंदर लोग हैं तो उनको अपलिफ्टमेंट करना सरकार का काम होता है और होना चाहिए। ये मानवीय दृष्टिकोण में भी चीजें जो है ऊपर रखी जानी चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें मुसलमानों की स्थितियों का वर्णन है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप विभिन्न कार्यक्रम चला करके काम कर सकते हैं। आप आरक्षण की जहां तक बात रहेगी, वर्तमान समय में जो संविधान है उसके अनुसरण में आप नहीं कर सकती, लेकिन हमारे किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अच्छा। यानी कि अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो हो सकता है। अच्छा सर, इसी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो एसएन सिंह साहब ये बताइए कि धर्म के आधार पर करना ये सही है या गलत है? जो मैंने सवाल सबसे पहले वरुण जी से पूछा था, एसएन सिंह साहब आपसे पूछ रहा हूं, धर्म के आधार पर करना आरक्षण सही है या गलत है? हिमांशु जी, जब नहीं, देखिए काल परिस्थिति बस तो कांग्रेस ने कहा ही कि जब जब मौका मिलेगा हम कर देंगे, लेकिन हम तो बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ी है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के विपरीत जाकर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 60% प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन देने का घोषणा कर देते हैं मुलायम सिंह यादव। तो धर्म विरोधी, संविधान विरोधी कार्य तो ये लोग करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कर्नाटक में ओबीसी के विकास की जो फंड आता है उसको कन्वर्ट करके अल्पसंख्यक को दे देने का कार्य करते हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। जो समाज के लोग होते हैं उनके आरक्षण को लेकर तीसरे जगह देने का कार्य कर। मुझे लगता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक संविधान में जब भी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के नाम पर आरक्षण देकर क्या बहुत गलत किया है? मैं बस इतना आपसे पूछ रहा हूं। अरे आप बताइए, 100%, 4000%, 10,000% धर्म के आधारित आरक्षण की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं? आरक्षण की व्यवस्था अगर संवैधानिक व्यवस्था है, वो कांग्रेस की व्यवस्था तो है नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर एक बात बताइए, तो देखिए सवाल के बाद जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, वो अच्छा लगता है। सिंह साहब, आपने कहा 100% बिल्कुल गलत किया। मैं 2024 मई की बात कर रहा हूं, जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बनाए रखेंगे। वो क्या था? बोलो एसएन भाई, बोलो। हिमांशु जी, हमारे बहुत सारे सहयोगी कहते थे कि 370 पे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो क्या हमने अपना मत बदल दिया क्या? हमारे बहुत सारे सहयोगी कहते थे नहीं, तो नायडू साहब, अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर प्लीज, एसएन सिंह साहब, प्लीज एसएन सिंह साहब मेरे को ये बताइए, एसएन सिंह साहब ये बताइए, जो संविधान में नहीं है। एसएन सिंह साहब मेरे को ये बात बताइए, मान लीजिए ये तराजू है, ठीक है ना? अब बीच में जहां पर वो
कुंदा लगा हुआ है वहां पर बीजेपी है। अब एक तरफ डीके शिव कुमार 4%, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 4%, मुस्लिम आरक्षण। तो बताइए कौन गलत कौन सही? नहीं हिमांशु जी, इस समय कांग्रेस ही गलत है, इस समय समाजवादी पार्टी गलत है, क्योंकि अगर कोई कहता है, कोई करके दिखाए, सब लोगों ने देखा। आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। जब देश का बंटवारा होता है उस समय जितने हिंदू यहाँ के होते हैं उनकी सारी संपत्ति किसकी हो जाती है? मुसलमानों की हो जाती है। पाकिस्तान से जो भारत आते हैं उनकी संपत्ति किसकी हो जाती है? एसएन सिंह साहब, लगता है सवाल समझ नहीं पाए आप। सवाल समझ नहीं पाए। क्या आपने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया आंध्र में? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोगों ने भी किया? देखिए, हम भारत तुष्टीकरण करते हैं, भारत का संतुष्टीकरण करते हैं, हम भारत का विकास करते हैं, हम चुनौती देते हैं, चुनौती देकर कहते हैं कि बताइए। अब एक सुनिए ना, अब एक बयान और सुनिए। देखिए सबसे सवाल होंगे। अजहरी साहब, एक बात बताइएगा, ये कौसर हयात खान कहते हैं कि बरसाती मेंढक की तरह ये लोग निकल आते हैं, जब मोदी योगी जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? अजदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ पहले कहा था, ये क्या है? ये वैसे ही है जैसे आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नितेश राणे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी में टी राजा। तो ये मतलब उधर से धमकी दी जाती है तो इधर से भी धमकी दी जाती है, ये है? ये नहीं, दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। जुमलेबाज लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। इधर भी है, उधर भी है। तो ये सवाल इसीलिए मैंने इस्लामिक स्कॉलर से पूछा है क्योंकि मौलाना है कौसर हयात खान, वो कह रहे हैं मोदी योगी की हुकूमत आने के बाद ये सब हो रहा है और वो चले जाएंगे तो कौन क्या होगा? तो दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है। मतलब इधर गिरिराज सिंह है तो इधर मौलाना कौसर हयात खान है, इधर चंद्रबाबू नायडू है तो इधर डीके शिव कुमार है। जनता समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त